आप सभी का स्वागत है आदित्य 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में। आज मैं आपको 9th क्लास की पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ। आपको मैं जो भी पढ़ाऊँगी इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको वहाँ, जो कि आप आसानी से इजीली नोट्स रेडी कर सकते हैं। और मैं आज आपको 9th की बुक, ये 9th की बुक है, देख सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक 1, और इसका चैप्टर यहाँ फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। सेकंड चैप्टर है संविधान निर्माण। फिर थर्ड चैप्टर है चुनावी राजनीति। फिर फोर्थ चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। फिर लोकतंत्र के अधिकार 5 चैप्टर है। मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। एनसीईआरटी कहता है कि आप सभी चीज़ों की परिभाषा दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम आपको परिभाषा देने के लिए बोलते हैं, तो क्या आप सभी चीज़ों की आपके पास परिभाषा है? तो हम बोले कि आप लंबा, सुंदर की और कंप्यूटर, यदि ये तीनों की चीज़ की मान लीजिए कि हम आपसे परिभाषा पूछते हैं कि आप लंबा किसे के कहिएगा, आपके नज़र में लंबाई की परिभाषा क्या है? तो हो सकता है कि आप बोलेंगे कि एक लड़का है जो कि अभी मान लीजिए कि 3, 4, 5 लड़का है, उसमें सबसे लंबा उसका हाइट है, उसको बोलिएगा कि ये तो बहुत लंबा है। और पता चलता है कि उसमें से फिर और एक व्यक्ति आता है जिसका मान लीजिए कि इसका 5 फुट है, और फिर एक लड़का आता है वो उसका हाइट 6 फुट है। तो आप क्या इस परिभाषा को, आपके अनुसार जो परिभाषा था कि ये 5 फुट ओवरऑल में ये लंबा है, तो क्या इसे हम तब इसे आप लंबा कहिएगा जब ये व्यक्ति आ जाएगा तो इसका हाइट 6 फुट है, तो आप बोलिएगा ये नाटा, ये लंबा है। उसी तरह मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई श्रुति नाम की लड़की, आप बोलिएगा ये तो बहुत खूबसूरत है, दिखने में बहुत स्मार्ट है, अच्छी है, गुड लुकिंग है। बट देन पता चलता है कि जब आप कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो पता चलता है कि इससे भी कई गुना सुंदर लड़की दिखती है। आपकी नज़र में आपने ये परिभाषा तय किया था कि ये बहुत सुंदर है, इसकी जैसा कोई सुंदर नहीं है। लेकिन आप जब अपने स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है कि एक और लड़की दिखती है जो कि उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप बोलिएगा, क्या आप इसको बोलिएगा कि सुंदर है? बोलिए ये तो छुछुंदर है, ये सुंदर है। कब आप सुंदर को छुछुंदर और कब आप लंबा को नाटा बना देंगे? कंप्यूटर की परिभाषा, जब प्रारंभ में कंप्यूटर बना था तो वो कंप्यूटरीकृत शब्द से बना है। इसका मुख्य कार्य गणना करना था। प्रारंभ में जब कंप्यूटर बना तो यही बोला गया कि कंप्यूटर का कार्य गणना करना होता है। लेकिन आज आपके पास गणना करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मान लीजिए मोबाइल, कैलकुलेटर, आपके पास मान लीजिए कि पहले प्रारंभ में यह परिभाषा था कि गणना करने के लिए कंप्यूटर है, एक गणना करने वाली मशीन है। तो आज तो मोबाइल भी गणना करती है, कैलकुलेटर भी गणना करती है, तो उस हिसाब से तो ये भी कंप्यूटर होनी चाहिए। ये तो कंप्यूटर है नहीं, तो क्या हम ये परिभाषा सही कर सकते हैं? ये वर्तमान की स्थिति के अनुसार ये परिभाषा सही है। तो ठीक उसी तरह जैसे कि अभी के डेट में कंप्यूटर में ना कि कोई गणना करने के लिए कंप्यूटर खरीदता है कि नहीं, हमको जोड़ घटा करने के लिए हमको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। कभी आपने सुना है कि ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे कंप्यूटर खरीदना है, मुझे जोड़ घटा सीखने के लिए? ऐसा नहीं, बिल्कुल गणना करने के लिए। धीरे धीरे समय बदला तो यह परिभाषा बदल गया। फिर आज के डेट में लोग इसमें फोटोज, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, टैक्स का बिल, जीएसटी बिल, टैली पे वर्क करते हैं। तो समय के साथ यह परिभाषा चेंज हो गया। ठीक उसी तरह क्या लोकतंत्र की परिभाषा इतना ईजी है कि आप जो ओवरऑल में कहते हैं कि लोगों का शासन, क्या उसे ही लोकतंत्र कहते हैं? इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी देश में शासन करने के लिए
शासक की आवश्यकता होती है और यदि शासक का चुनाव यदि लोगों के द्वारा हो, शासक का चुनाव यदि लोगों के द्वारा हो तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा इतना आसान है जिसे हम बोल दिए लोगों के द्वारा चुना व्यक्ति ही जहाँ शासक रहेगा उसे ही लोकतंत्र कहते हैं? तो क्या मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि ऐसा नियम है जो कि सिर्फ देश में एक ही पार्टी है और सभी लोग उसे वोट देते हैं और वह व्यक्ति चुना के आता है, तो क्या उसे हम लोकतंत्र कहेंगे? मान लीजिए कि कोई देश है और यहाँ सिर्फ वन पार्टी है और आपको वोट देना है तो सिर्फ इसी को वोट देना है और इसकी जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी चुनाव लोगों के द्वारा ही होता है, तो क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? क्या लोकतंत्र की परिभाषा इतना आसान है? इसी के बारे में हम आपको विवरण में बता रहे हैं। क्या लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही शासन होता है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, शासन की दो पद्धति है। शासन की दो पद्धति होती, एक लोकतांत्रिक और एक अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति यदि देश के प्रमुख शासक हो तो उसे लोकतांत्रिक कहते हैं, और अलोकतांत्रिक जिसमें कि शासक के उसमें लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है, शासक का चुनाव में कोई लोगों की भूमिका नहीं हो, उसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतांत्रिक दो टाइप है, प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष। मान लीजिए प्रत्यक्ष उसे कहते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यहाँ जनता है, पब्लिक है और पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली यदि शासक का चुनाव हो रहा है तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नियम कानून है, कोई भी विधेयक लाए तो यह विधेयक में डायरेक्टली जनता उसे हस्ताक्षर करती है कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये गलत है या सही है, तो लोगों के बहुमत से डायरेक्ट कानून, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस जगह पे संभव है जहाँ की एक छोटा सा जगह हो, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो, काफी पढ़े लिखे लोग हो। मान लीजिए कि कोई विधेयक है, कोई इंग्लिश में विधेयक है, जो व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ने आता ही नहीं है, लोग काफी कम शिक्षित हैं, हम बोलते हैं कि आप आइए और इसे पारित कीजिए, तो वह व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब समझ ही नहीं पा रहा है, तो वह कानून तो पारित नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस जगह पे होना चाहिए जहाँ लोग काफी पढ़े लिखे हो, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो, क्योंकि आसानी से आप बुला के डायरेक्टली आसानी से सभी लोगों को बुलाएं और बोले कि ये बताइए कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब डायरेक्टली वह पारित हो जाए, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें कि जनता, मान लीजिए ये पब्लिक, जनता डायरेक्ट शासक का चुनाव ना करके उसको प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि द्वारा यदि शासक का चुनाव हो तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मान लीजिए कि डायरेक्टली पब्लिक वोट ना देकर, पब्लिक यहाँ वोट दी, पब्लिक से क्या चुने जाते हैं, एमएलए या एमपी का चुनाव होता है। एमएलए एमपी चुन के जाते हैं तो वह अब शासक को चुनते हैं, यानी एमएलए जो चुन के आए तो वह सीएम को चुनाव करेंगे और सीएम, और फिर एमपी जो चुन के जाएंगे पीएम का चुनाव होगा। तो इससे डायरेक्टली मान लीजिए कि पब्लिक ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी को वोट देती है, वह पहले उनके प्रतिनिधि चुन के आते हैं और वह प्रतिनिधि
जिस व्यक्ति को बहुसंख्यक मिल जाती बहुमत मिल जाता है, मान लीजिए कि जिस पार्टी की विधायक ज़्यादा हो जाएगी उसकी सीएम बनेगी, जिस पार्टी की एमपी ज़्यादा हो जाएगी उसी का पीएम बनेगा। तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ जनता डायरेक्ट डायरेक्ट शासक ना चुन के जनप्रतिनिधि द्वारा यदि शासक का चुनाव होता है तो उसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। फर्स्टली हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोकतंत्र को यूनानी भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेशिया। डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ क्या होता है, शासन, यानी कि लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन। फिर हम आपको अलोकतांत्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं। अलोकतांत्रिक क्या होता है, अलोकतांत्रिक किसे कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं, क्यों अलोकतांत्रिक सही नहीं होता है। मान लीजिए कि हम डायरेक्टली बोल दें कि लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति ही शासक का चुनाव हो, उसे लोकतंत्र वही सही है। तो अलोकतांत्रिक कैसे गलत है, इसके बारे में पहले हम सही और गलत दोनों को जान जाएंगे, तब उसके बीच फर्क करेंगे। तो हम आपको अलोकतांत्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं कि अलोकतांत्रिक किसे कहते हैं। देखिए, अलोकतांत्रिक जहाँ की सैनिक शासन हो, सैनिक शासन, तानाशाही, राजशाही और राजशाही और साम्यवादी। देखिए, अलोकतांत्रिक किसे कहते हैं। मान लीजिए सैनिक शासन, फर्स्ट इसके बारे में बता रहे। मान लीजिए कि देश की जो प्रमुख शासक है वो लोगों के द्वारा चुनकर नहीं आकर वह डायरेक्टली सेना के जो प्रमुख अधिकारी है वही देश के प्रमुख शासक हो, तो उसे सैनिक शासन कहते हैं। और लेकिन लोकतांत्रिक और सैनिक शासन में क्या अंतर है। मान लीजिए कि लोकतांत्रिक में लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, तो यदि आप लोगों के विकास की बात नहीं करेंगे, लोगों का विकास नहीं करेंगे, तो 5 साल बाद आप लोगों आपको वोट नहीं देगी और आप हार जाइएगा, आपका सत्ता गिर जाएगी। लेकिन सैनिक शासन में ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि हम सरकार बन गए और हो सकता है कि सैनिक शासन अच्छा भी कर सके, लेकिन यदि वो तानाशाही, उसका जो मन करता है वही करता है, वो लोगों के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है, ना ही कोई लोगों के प्रति उत्तरदायी है, तो वो जो चाहता है वही नियम कानून लाता है, उसको हटाने की कोई ये नहीं है कि सैनिक शासन, इसको हम कोई विकल्प नहीं हो कि हम कैसे इसको हटाएं, उसे हम अलोकतांत्रिक कहते हैं। तानाशाही, जहाँ की शासक के द्वारा बोला जाए मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कानून है, हम जो बोल दिए वही कानून है, उसी को पालन करना है, ना कि आपको मुझे किसी कानून और किसी संविधान की। राजशाही, जो कि वंशानुगत हो और राजा का बेटा ही हो, यदि राजा प्रमुख शासक हो तो उसे राजशाही। अधिकांश देशों में पहले यही था। साम्यवादी जहाँ की मान लीजिए रूस और चीन में है, जहाँ की एक ही पार्टी रहेगी, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है कि आप मान लीजिए कि हमारे पास विकल्प है हमारे देश में या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। हम यदि मान लीजिए कि यदि बीजेपी नहीं करेगी तो हम कांग्रेस को चुनेंगे, कांग्रेस नहीं करेगी तो हम बीजेपी को चुनेंगे। लेकिन जो साम्यवादी में है वहाँ मात्र एक विकल्प है, एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है और उसी को ही मान लीजिए कि वोट देना है। एक कोई पार्टी है और उसी को वोट देना है और उसकी सदस्यता ग्रहण करनी है। इतना ही नहीं, वहाँ की जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस बोला जाता है, वहाँ मान लीजिए कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ भी मीडिया छाप सकती है, उसे सरकार नहीं रोक सकती है। लेकिन साम्यवादी में जो प्रेस छपता है वह ऐसा सिस्टम है कि वहाँ शासक के कहने पर जो बोलेगा राष्ट्रपति, वही मान लीजिए कि
तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो बोलेगा उसी के आधार पर वह छापेगा, उससे एक वर्ड भी यदि सरकार की बुराई वो छाप ही नहीं सकता है। तो क्या हम लिंकन, जब अमेरिका से पूछा गया कि लोकतंत्र क्या है, तब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दिया, जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा यदि चुने गए व्यक्ति यदि देश के प्रमुख शासक हो तो उसे लोकतंत्र कहेंगे। तो उन्होंने क्या, लोगों का मतलब क्या, मतलब समान लोग, जो आम पब्लिक है उसे लोगों के लिए, सरकार जो बनती है उनके लिए, सरकार किसके लिए बनती है, लोगों के लिए। मान लीजिए पीएम सीएम जो पीएम बनते हैं वो किसके लिए, लोगों के विकास करने के लिए, तो बने सरकार जो बनती है उनके लिए, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा चुनकर आया गया हो उसे लोगों के द्वारा। लेकिन प्रारंभ में यह नहीं तय था कि कौन लोग, अमीर लोग की बात कर रहे हैं कि सक्रिय लोग कि निष्क्रिय कि काले लोग, गोरे लोग, महिला लोग। प्रारंभ में यह परिभाषा नहीं दिया गया था कि कौन लोग, क्या अमीर लोग वोट देंगे, सभी लोग वोट देंगे या सिर्फ अमीर लोग। अधिकांश देशों में यह नियम था कि अमीर, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में आप देखे भी होंगे कि जो व्यक्ति अमीर है, माने कि जो व्यक्ति कम से कम 3 डेज का यदि टैक्स पेमेंट कर रहा है तो उसे टैक्स देने की, उसे वोट देना है, नहीं तो आपको वोट नहीं देना है। तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति 3 दिन का टैक्स देने के भी मान लीजिए इतना गरीब है, वह व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आप वोट मत दीजिए, क्योंकि आप कम से कम सरकार को आप कोई वोट ही नहीं दे रहे, जब कोई पैसा ही नहीं दे रहा है तो फिर वोट क्यों देना आपको। तो क्या वह जो, मान लीजिए कि वह व्यक्ति बहुत गरीब है और वो उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वह गरीब व्यक्ति बोलेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है? क्या उसकी बात भी कोई संसद में रखने वाला होगा? नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कानून कहाँ बनता है, संसद में बनता है। और गरीब लोग, अमीर लोग, सक्रिय लोग, निष्क्रिय लोग, सभी लोगों के यदि प्रतिनिधि होंगे तभी ना वो उस विषय पे संसद में मांग करेंगे, उस आधार पे कानून बनेगा। जब उनके प्रतिनिधि ही नहीं होंगे तो कोई उनकी बात ही नहीं रखने वाला, वो तो हमेशा दबते जाएंगे ना। उसी तरह मान लीजिए कई देश में ऐसा नियम था कि गोरे लोग ही, खासकर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में गोरे लोग ही वोट देंगे, क्योंकि गोरे लोगों को ज्यादा बुद्धि होती है, काले लोगों को कम बुद्धि होती है। तो क्या काले लोग नहीं है, क्या उन्हें वोट नहीं देने चाहिए? उन्हें भी तो कुछ अधिकार है। महिला लोग, अधिकांश देशों में पहले यह माना जाता था कि लड़की की जो भूमिका है वो खाना बनाना, ना कि वो देश में उनकी कोई भूमिका नहीं है, कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। वह उन्हें घरेलू कार्य में, अधिकांश देशों में बाद में महिलाओं को वोट देने की अनुमति मिली। यहाँ तक कि मान लीजिए कि बोला जाता था कि महिलाएं क्यों वोट देगी, सिर्फ पुरुष ही वोट देंगे। तो क्या महिलाएं लोग नहीं है, क्या उनके अधिकार नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके अधिकार की बात करे? जब महिलाएं चुन के संसद में जाएगी तभी ना उनके कोई अधिकार का बात करेगा। जब कोई व्यक्ति चुनकर ही नहीं जाएगा तो उनके कोई अधिकार की बात नहीं। धीरे धीरे वो दबते जाएगी और पता चलेगा कि महिलाओं की 50% जनसंख्या होने के बावजूद उनकी भूमिका काफी कम। अभी के समय आप देखेंगे भी कि हमारे देश में जो महिलाओं की भूमिका लोकसभा, राज्यसभा में बहुत भूमिकाएं कम है। तो प्रारंभ में यह था कि लोगों का तो शासन होगा, लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही शासक होगा, लेकिन कौन लोग? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को हम चुन देते हैं तो उसे लोकतंत्र कहेंगे? तो उसे लोकतंत्र हम कह सकते हैं? तो उसे नहीं कह सकते हम लोकतंत्र।
शासक, हम कौन से शासक की बात कर रहे हैं? कौन शासक बन रहा है? कुछ ऐसी तो व्यवस्थाएं नहीं है जिसमें कि कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग चुनकर जाएंगे और उसी को शासक बनाएंगे जो पहले से रिजल्ट तय हो। तो क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? किस सुरक्षा, किस अधिकारों की सुरक्षा के लिए शासक बन रहा है? कुछ जगह ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जहाँ के पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक वहाँ ब्रिटिश लोग राज कर रहे हैं और उसे काफी संघर्ष के बाद उसे आजाद करवाते हैं और आजाद करने के बाद तब वहाँ चुनाव होती है। बोलते हैं क्या हम राष्ट्रपति रहेंगे या नहीं, तो लोगों द्वारा उसे बोला जाता है कि हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि ब्रिटिश के काफी जो उसके साथ अत्याचार हो रहा है उससे दूर कर रहा किया, तो जिसके कारण कि सभी लोग कहते हैं कि आप ही राष्ट्रपति रहिए। फिर वो कुछ दो काम अच्छा कर देता है, फिर बोलता है क्या हम आजीवन राष्ट्रपति रहें, तो वो जनमत संग्रह करा कर बैठ जाता है कि हम आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। तो क्या हम भारत में विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र की स्थापना भारत में हुआ 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व भारत में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना, जबकि अधिकांश देशों में उस समय राजतंत्र थी, लेकिन भारत में थी लोकतंत्र थी। कपिल वस्तु शाक्य कुल, वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह और पिपलीवन मौर्य, यहाँ सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई। और यहाँ यह व्यवस्था था कि मान लीजिए कि इसके लिए केंद्र समिति थी और केंद्र समिति से के लोगों के द्वारा राजा का चुनाव होता था और लोगों के बहुमत के आधार पर ही कोई कानून बनता था। लोगों के निर्णय के बिना केंद्र समिति में लोगों के बहुमत के आधार पर ही कोई भी यदि कानून बनाना है, कोई भी फैसला लेना है, तो उसे केंद्रीय समिति के बहुमत के आधार पर ही होता था। लेकिन 27वीं शताब्दी में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और सबसे पहले लोकतंत्र की जो न्यू ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में दिया गया था। इंग्लैंड के जो आप देखिएगा उसका मानचित्र, वो चारों तरफ से वो पानी में है और इसकी नौसेना काफी मजबूत है और स्थल सेना कमजोर होने के कारण उसे नागरिकों के दबाव के कारण उसे सबसे पहले इंग्लैंड में सबसे पहले संसद की स्थापना हुई। सबसे पहले संसद कहाँ स्थापना हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले संसद की स्थापना हुई और सबसे पहले राजनीतिक दल की स्थापना हुई। 1688 में गौरवपूर्ण की क्रांति हुई। देखिए 1688 में गौरवपूर्ण की क्रांति हुई। उसी क्रांति में इंग्लैंड के राजा ने संसद की स्थापना और की अनुमति और राजनीतिक दल, सबसे पहले राजनीतिक दल बना और संसद की स्थापना हुई। उसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो गया। और अमेरिका में आपको जान के बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का है। उस समय सभी जगह राजतंत्र था, लेकिन मात्र एक
अमेरिका में ही था, जो कि यहाँ लिखित संविधान थे। और सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत 80 में फ्रांस की क्रांति होती और एक्यूरेट मायने में यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ और यहाँ संवैधानिक राजतंत्र को भी पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। और लोकतंत्र के जो 3 प्रमुख तत्व हैं वो फ्रांस। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या ये वीडियो अच्छा लगा, क्या मैं आपको आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री क्लास की क्लास स्टार्ट करूँ, जो कि सबसे सरल शब्दों में, ना कि। तो आपकी क्या इच्छा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।